Hello students, so we started with the chapter that is haloalkanes and haloarenes, and we did with the nomenclature and the classification, and yesterday we started with the preparation. I have told you कि alcohol से आप कैसे prepare कर सकते हैं haloalkanes and haloarenes. Then I told you कि haloarenes नहीं prepare हो सकते हैं alcohol से. Why? What is the reason? Because जब आप haloarenes बनाने चलते हैं alcohol से तो उस time कार्बन और ऑक्सीजन जो है पार्टिसिपेशन में दे डेवलप अ डबल बॉन्ड कैरेक्टर, ड्यू टू विच व्हाट हैपेंस, डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड. ये हमें पता है कि सिंगल बॉन्ड से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है डबल बॉन्ड. तो जब वो स्ट्रॉन्गर होगा दैट मीन्स देयर इज मोर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, विच व्हाट मीन्स दैट कि उनको तोड़ना मुश्किल होगा. सिंगल बॉन्ड फिर भी टूट जाता है लेकिन डबल बॉन्ड को तोड़ना इज समवॉट डिफिकल्ट. सो इसलिए एल्कोहल्स के कैटेगरी में आता ही नहीं है कि एल्कोहल्स हेलोएरिन्स बनाएंगे, क्योंकि एक मेजर ड्रॉबैक है कि वो डबल बॉन्ड कैरेक्टर को नहीं तोड़ पाता. ठीक है, सो एल्कोहल्स का हम यूज नहीं करेंगे फॉर द मेकिंग ऑफ हेलोएरिन्स. सिर्फ हेलोएल्केन्स बन सकते हैं एल्कोहल से. सिमिलरली सेकेंड जो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, इट इज दैट वाज फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स. हाइड्रोकार्बन से आप बना रहे थे हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरिन्स. सो आई हैव टोल्ड यू हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, जिनको क्लास 11th से याद नहीं है, इज जस्ट कि ऐसे मॉलिक्यूल्स, ऐसे कंपाउंड जिनमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पार्टिसिपेट करते हैं. कार्बन हाइड्रोजन की चेन्स को हम कहते हैं हाइड्रोकार्बन्स. ओके, हाइड्रोकार्बन से हमने बनाकर देखा था. देन नेक्स्ट काइंड वी स्टडीड अबाउट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. एक इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है एंड वो सब्स्टिट्यूट हो जाता है, जो उसके साथ न्यूक्लियोफाइल आता है उसके साथ वो बॉन्ड बना लेता है एंड वो एक्सचेंज हो जाते हैं. ठीक है, लेट्स सपोज वी वर हैविंग दिस, ये हमारे पास टोलुइन था एंड देन टोलुइन का हमने रिएक्शन कराया X2 के साथ में. टेम्परेचर शुड बी अराउंड 283 केल्विन, इतना मेंटेन रहना चाहिए टेम्परेचर. एंड इसके लिए हमें कैटलिस्ट चाहिए Fe. That too, this reaction will take place in dark. It cannot take place in the light. Okay, so you have to be careful that in this reaction you have to include the darkness also. So what we will get? Let's suppose ये X2 में हमने लिया था Cl2, तो you will get this. टोलुइन तो था ही, एक ऑर्थो पोजीशन पे आ जाएगा क्लोरीन, एक आ जाएगा पैरा पोजीशन पे आ जाएगा क्लोरीन. These two chlorines will come. Right? Then this is known as ortho position, you already know, and this is known as para position. Right? इसको ऑर्थो पोजिशन बोलेंगे, इसको पैरा बोलेंगे. मतलब 1 और 2 को बोलते हैं ऑर्थो और 1 और 4 को हम बोलते हैं पैरा पोजिशन. ओके, देन अब इन दोनों, जब ये दो प्रोडक्ट बनेंगे, द क्वेश्चन इज कि मैम हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे कि ऑर्थो हमारा ज़्यादा बना है कि पैरा ज़्यादा बना है. तो वन थिंग दैट यू हैव टू नोट ऑलवेज, इसकी हमेशा पैरा ज़्यादा स्टेबल रहता है, तो पैरा का कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है, पैरा ज़्यादा बनता है. ओके, ऑर्थो के कंपैरिजन में एंड मेटा के कंपैरिजन में. रीज़न इज, और एक क्वेश्चन और आता है कि अगर ये साथ में बन गए तो हम इनको सेपरेट कैसे कर सकते हैं. सो यू कैन राइट इट डाउन, लिखो कि para isomer and the ortho isomer can be separated very easily because there is large difference in melting point. दोनों के मेल्टिंग पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है. एक जल्दी ही टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा, एक थोड़ा ज़्यादा टाइम लगाएगा. सो उससे आप दोनों को सेपरेट कर सकते हैं. इट इज़ वेरी इजी टू सेपरेट दीज टू बोथ काइंड ऑफ आइसोमर्स दैट वी गॉट. ठीक है, एक और चीज़ क्वेश्चन आता है कि वाई पैरा आइसोमर इज मोर स्टेबल. वाई para isomer is more stable. तो आंसर इज बिकॉज पैरा की एक डेफिनेट ज्योमेट्री रहती है. आप अगर पैरा का मॉलिक्यूल देखेंगे, सो सी इट विल लुक लाइक दिस. 1 पे पोजिशनिंग एंड द नेक्स्ट पोजिशनिंग विल बी ऑन 4th. So this 1 and 4 combination is very good approach and it makes a proper geometrical lattice. So this is a perfect geometrical lattice that it is making. So it is said to be more stable. Although if we see ortho and meta, तो 1, 2 पे देखो यहाँ पोजिशनिंग एक लैटिस प्रॉपर नहीं बन रहा, इस वजह से ये स्टेबल कम रहते हैं. तो पैरा आइसोमर ज़्यादा स्टेबल क्यों होते हैं? बिकॉज ऑफ इट्स मोर फिक्स्ड एंड मोर गुड डेफिनेट पोजिशंस. ओके,
दिस विल बी योर आंसर. नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट सम ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज, तो अगर हम डेंसिटी की प्रॉपर्टी के बारे में सबसे पहले बात करें तो डेंसिटी में होता क्या है? डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम. ठीक है. वन थिंग यू हैव टू रिमेंबर, जैसे जैसे कार्बन की चेन्स बढ़ेंगी, as the carbon chain will increase, number of carbons in the carbon chain increases, then density increases. mass भी बढ़ता जा रहा है. ठीक है. as carbon in carbon chain increases and number of halogen also increases, then density increases. इस चीज का बस ध्यान रखना है कि जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ते जाएंगे, ब्रांचिंग हो रही है, चाहे लंबी लंबी चेन्स हैं, हेलोजन एटम बढ़ते जाएंगे, तो आपके डेंसिटी भी बढ़ती जाएगी. ठीक है. इफ वी टॉक अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, अगर हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं, so if we talk about melting point, तो बॉन्ड्स हम बात करेंगे. सो इफ वी टॉक अबाउट ग्रुप 17, क्योंकि हम बेसिकली यहाँ पर हेलोजन से ही वर्क कर रहे हैं. हेलोजन में ग्रुप में होता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन. जैसे जैसे नीचे जाएंगे, जैसे जैसे हम इस ग्रुप में फ्लोरीन टू आयोडीन जाएंगे, व्हाट विल हैपन? साइज इंक्रीजेस. साइज इंक्रीज होने के साथ साथ क्या होता है? कार्बन और हेलोजन के बीच का बॉन्ड स्ट्रेंथ भी बढ़ती जाती है. तो इफ यू कंपेयर, Ci विल बी द मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ, Cf विल बी लीस्ट. तो अगर Ci मैक्सिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ रखता है तो उसको तोड़ना मुश्किल होगा. कार्बन और आयोडीन के बीच में बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है, सो इट विल बी वेरी हार्ड टू ब्रेक देम अपार्ट. सिमिलरली Cf को तोड़ना हमारे लिए आसान रहेगा. तो मेल्टिंग पॉइंट कैसे डिफाइंड होती है कि हाउ स्ट्रॉन्ग द अट्रैक्शन इज बिटवीन कार्बन एंड द हेलोजन एटम. ओके. कार्बन एंड आयोडीन हैव अ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, तो तोड़ने में टाइम लगेगा. कार्बन एंड फ्लोरीन हैव अ वेरी लेस कनेक्शन, सो आसानी से टूट जाएंगे. मेल्टिंग पॉइंट भी वैसे ही. मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा Ci का, C की जगह एल्काइल ग्रुप ले लो, उससे कम RBr, देन उससे बाद RCl and then RF. This will be the range. Okay, so this was about today's lecture. Thank you so much for watching and like the video.